नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल होने जा रहा है। नीतीश कुमार का फिर से पलटना तय हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की, जिसके बारे में शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा, वो होने जा रहा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी खेल होने वाली है जिसके बारे में शायद आपने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ा गेम खेलने जा रहा है। नीतीश कुमार के इस समय स्वास्थ्य पर लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात किया जाए जेडीयू की तरफ से, यानी उनके बेटे निशान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। लेकिन लगातार विपक्षी पार्टी, और इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भाजपा भी आरोप लगाती थी कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है? लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल खेलने जा रही है जिसके बाद नीतीश कुमार भाजपा पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं कि बिहार में जब राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के दावेदार मान लिया। वो कह दिए कि नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह के इन बयानों से आप ये मत समझिए कि जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो बातें सच्चाई है। अमित शाह खुद कह चुके हैं कि इस बार का मुख्यमंत्री का चयन जो होगा वो विधायक दल के नेता तय करेगा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी 115 से 120 सीटों पर, यानी जनता दल यूनाइटेड जो 140 सीटें मांग रहा था, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 30 सीटें देने को मूड में नहीं है। भाजपा कह रही है कि पिछली बार के स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट तय होगा। पिछली बार के स्ट्राइक रेट यानी 2020 के विधानसभा के अनुसार अगर सीट शेयरिंग होगा तो समझ लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी को 50 से 70 सीटें मिलेगा, यानी मात्र 50 से 70 सीटें। तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने? अगर नीतीश कुमार को लड़ने के लिए 50 सीटें मिल जाए तो नीतीश कुमार चुनाव कैसे जीत पाएंगे? क्या 50 सीटों में अगर वो लड़ते हैं तो उसमें 20-25 सीटें तो वो गवा देंगी। बचेगा नीतीश कुमार के पास कितना? 23 से 24 सीटें। अगर नीतीश कुमार को 70 सीटें मिलता है तो कम से कम नीतीश कुमार 30 सीटों पर तो हारेंगे, और 30 सीटों पर हारेंगे तो नीतीश कुमार के पास सीटें कितना बचता है? 40 सीटें। यूं समझिए कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्क्रिप्ट लिख लिया जिसमें 2020 के विधानसभा के स्ट्राइक रेट के अनुसार नीतीश कुमार को सीटें देने को तैयार है। पिछली बार की बारे में बताना चाहते हैं कि 2020 में जब जनता दल यूनाइटेड 2005 और 2010 के फॉर्मूले पर गति हुई थी, जब जनता दल यूनाइटेड कह रही थी हमें 140 सीटें दीजिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव से एन मौके पहले यूनाइटेड के साथ सीट शेयरिंग करती है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने सटों के हिसाब से करती है। भाजपा को पास 121 सीटें मिलता है और गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को भी 121 सीटें मिलता है। दोनों पार्टी 50-50 सीट शेयरिंग करता है। दोनों ही पार्टी अपने कोटे से अपने सहयोगी दलों को सीटें देती है, और इसके बाद दोनों ही पार्टियों के पास लड़ने के लिए 112-113 सीट बचता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों को अगर हम समझने की कोशिश करें, जिस प्रकार से 2020 में आखिरी पलों में, चुनाव के अंतिम पलों में सीट शेयरिंग हुआ था और जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पर मना ली थी, क्या 2025 में भी वही रिपीट होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सटों पर, अपने टर्म एंड कंडीशन पर, आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ सीट शेयरिंग करने जा, जहां जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी ये कह देगी कि चिराग पासवान 30 सीटें मांग रहे, जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीटें मांग रहे, उन तमाम दलों को सीटें देने की जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड की रहेगी। कहने के लिए जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से 121 सीटें दे दिया जाएगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अपनी कोटे की सीटें अपनी सहयोगी दल यानी एनडीए के दलों को बांटनी पड़ेगी, जिसके लिए जनता दल यूनाइटेड वर्तमान में तैयार नहीं। अगर जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटों की कुर्बानी देता है तो फिर तस्वीर क्या होगी? चिराग पासवान 28 या 30 सीटों पर लड़ते हैं, वो 15-20 सीटें भी जीत जाते हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीत जाती है, 90 सीटें जीत जाती है। और भाजपा कोशिश करेगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 115-120 सीटों पर लड़ना चाहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अपनी सीटों की संख्या 90 तक पहुंचे। फिर महाराष्ट्र वाला खेला होगा, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को कह दिया गया था कि हमारी पार्टी को जनता ने
कह सकते हैं कि बहुमत दे दिया, हमारी पार्टी को जनता ने एक तरफा जिता दिया, ऐसे में मैं आपको सीएम कैसे बनाऊंगा। तब जेडीयू के पास 45-46 विधायक रहेगा भी, 70 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है, 45-46 विधायक रहता भी है, तो उस परिस्थिति में भी जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जनता दल यूनाइटेड को डिप्टी सीएम का नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। थोड़ा खेल को समझिए, थोड़ा राजनीति के समीकरण को समझिए कि इस समय तस्वीर क्या होने वाली। जनता दल यूनाइटेड के साथ खेला होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड ने कल्पना में भी नहीं सोचा वो होने जा रहा है। नीतीश कुमार को 50 से 70 सीटों पर मनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही। अब नीतीश कुमार के पास वो भी मौका नहीं है कि वो गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में चले जाए। वैसे अभी भी लालू प्रसाद यादव कहे थे कि राजनीति में दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, मतलब नीतीश कुमार अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के पास जा सकते हैं। वहां पर तो फॉर्मूला सेट है कि नीतीश कुमार 101 सीटों पर लड़ेंगे और उस परिस्थिति में आरजेडी भी 101 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन यहाँ की जो फॉर्मूले तैयार हो रही है, उस फॉर्मूले में जनता दल यूनाइटेड को मदद नहीं मिलेगी। और मान लिया जाए कि जनता दल यूनाइटेड को 100 सीटें दे दी जाती, तब भी तस्वीर ऐसी होगी कि जनता दल यूनाइटेड के तब भी एनडीए गठबंधन में जो एनडीए के बाकी दल है वो 143 सीटों पर लड़ेगी। 143 सीटों पर लड़ेगी तो मतलब समझ लीजिए, मान लेते जनता दल यूनाइटेड को 101 या 102 या 103 सीटें दे दी जाती, तब भी एनडीए गठबंधन में जो दलें हैं वो 140 सीटों पर लड़ती है। यानी जो लास्ट जनता दल यूनाइटेड को सीटें मिलेगी वो 103 है और एनडीए गठबंधन के तो सभी दलों को मिला दिया है 140। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को, अगर भारतीय जनता पार्टी 80 या 90 तक पहुंचा देती है, उसमें चिराग पासवान कुछ सीटें जीत जाते हैं, 20 सीटें जीत जाते हैं चिराग पासवान, और जीतन राम मांझी कुछ सीटें जीत जाते हैं, कुशवाहा कुछ सीटें जीत जाते हैं, तो उसके बाद नीतीश कुमार का पट्टा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यूं कहिए कि 122 का जो आंकड़ा है वो जनता दल यूनाइटेड के बिना ही भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लेगी। थोड़ा खेल को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए कि खेल किस नजरिए से खेला जा रहा है और राजनीति किस नजरिए से सेट किया जा रहा है, और ऐसी तरीके के राजनीति में किया जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं की। राजनीति का एक बड़ा गेम होने जा रहा है और सियासत का ऐसा खेल होने जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं सोचा होगा साथियों। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि नीतीश कुमार बेहद चालाक हैं। नीतीश कुमार डटे हुए हैं कि 140 से 150 सीटें चाहिए। फॉर्मूला 2005 या 10 हो, 2020 में भी नीतीश कुमार ऐसे ही डटे रहे। लास्ट में नतीजा क्या निकला, दोनों ही पार्टी 50-50% सीटें मिली और उसमें अपने सहयोगी दलों को दे दिया। लेकिन इस बार वैसी कहानी नहीं। इस बार चिराग पासवान गठबंधन में तभी रह सकते हैं या गठबंधन में उसी शर्त पर चिराग पासवान रहेंगे जब चिराग पासवान को एक सम्मानजनक सीटें मिलेगा। चिराग पासवान को 28 से 35 सीटें मिलेगा, तभी चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। और चिराग गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे तो उसका नतीजा 2020 में एनडीए को दिख चुका है। तब चिराग ने 146 सीटों पर लड़ा था, लेकिन इस बार चिराग ने 243 सीटों पर लड़ने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा जब एक रैली में नीतीश कुमार से चिराग पासवान मिले तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि अभी तुम्हारे पास उम्र है, कुछ साल विधानसभा मत लड़ो, तुम लोकसभा में ही रहो, तुम केंद्र सरकार में मंत्री ही बने रहो। ये बातें नीतीश कुमार ने चिराग से कहा, क्योंकि नीतीश को भी इस बात का डर है कि अगर चिराग 243 सीटों पर लड़ेंगे तो एनडीए का समीकरण बिगड़ेगा। एक तरफ प्रशांत किशोर तो ऐसे ही बिगाड़ रहे हैं, अब दूसरा आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जैसा मॉडल तैयार हो जाएगा चिराग पासवान का, और चिराग भी सीटों पर समीकरण को बिगाड़ देंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड को जो अगरी जाति का वोटर है वो वोट नहीं देता। इसका आप उदाहरण लोकसभा चुनाव के दौरान भी देख चुके हैं। जनता यूनाइटेड के साथ जो है पिछड़ी जाति का वोट रहता है, अति पिछड़ा का वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड के साथ रहता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ जो आप कह सकते हैं कि अग्री जाति का वोटर जो है वो साथ नहीं देता। यानी जनता दल यूनाइटेड को अग्री जातियों का वोट नहीं मिलता। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं वो अग्री जाति जनता दल यूनाइटेड के साथ अभी तक उस प्रकार से जुड़ा नहीं है जैसा कि आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ 2005 में जुड़ा था, 2010 में जुड़ा था। जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारने लगे, अग्री जाति के वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर तो वोट देता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं देता है। और इस समय प्रशांत किशोर के रूप में एक नया पिक्चर तैयार हो चुका है। जहां जहां जेडीयू की सीटें होगी वहां जो अग्री जाति के वोटर है वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए कि प्रशांत किशोर को इस बार राजनीतिक तौर पर लाभ मिलने जा रहा है। किशोर को जो राजनीतिक तौर पर लाभ मिलेगा
उस लाभ के पीछे का खेल समझने की कोशिश कीजिए कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा वहां पर जो अग्री जाति के वोटर, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होगा। परंपरा के तौर पर 90 से पहले अगर हम देखें तो ब्राह्मणों का जो वोट होता था वो कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन 90 के बाद ये चेंज हुआ है। ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गया, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर ब्राह्मण गया है तो इस बात को भी समझिए कि ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से भी खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का वोट बैंक उनके सोच जाती है प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके साथ ही बताते चले कि ब्राह्मण अकेले शिफ्ट नहीं हुआ, ब्राह्मण के साथ भूमियार शिफ्ट होगा, भूमियार के अलावा राजपूत शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो जो 4 जातियां है वो तमाम 4 जातियां इसी परिस्थिति हो सकती है, कास्ट भी हो सकती है कि प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो दलितों को भी अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर दलित और ब्राह्मणों का गठजोड़ हो जाता है प्रशांत किशोर के जरिए, तो फिर बिहार की सियासत में एक ऐसी भूकंप आएगी जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा मैं और भी बातें बता देना चाहता हूँ कि वोटर लिस्ट का अपडेटिंग का काम चल रहा है, और तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अपडेटिंग के जरिए पिछड़ा दलितों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट आ चुकी है कि वो बिहार नहीं जीतने जा रही है, और वाकई इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे कठिन चुनाव लड़ रही है। 2020 का चुनाव के बाद ये 2025 का जो चुनाव होगा भाजपा और जेडीयू दोनों के लिए सबसे खतरनाक होगा। 2020 का चुनाव केवल जेडीयू के लिए कठिन चुनाव था, लेकिन 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कठिन चुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेगी। इस बात को भी नोट करिए साथियों। लेकिन जिस प्रकार से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है कि हम 1 महीने में काम को पूरा कर लेंगे, और दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का वक्त देंगे, 30 सितंबर से 30 सितंबर के बीच देंगे। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश है कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, 243 विधानसभा सीटें हैं, उस जगह पर क्या 1 महीने में ये काम पूरा हो सकता है? बिहार दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य नहीं है जहां पर 75-76 सीट है कि 1 महीने में आप जो है वोटर लिस्ट का अपडेटिंग का काम कर लीजिएगा। बिहार एक बड़ा राज्य है, और बिहार की आबादी करीब 14 करोड़ है। बिहार की जो वोटरों की संख्या वो भी काफी ज्यादा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो बातें इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्या वाकई सच हो सकता है? क्या वाकई 1 महीने या 2 महीने में ये काम पूरा किया जा सकता है? या वोटर लिस्ट अपडेट के बहाने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है? तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो में के जरिए यही संकेत दिया कि 1-1.5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया 2003 से 2004, यानी करीबन 1.5 साल लगे। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, अब कंप्यूटर का दौर आ चुका है। जब टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है तो आराम से हम 1 महीने में ये काम कर लेंगे। लेकिन ये भी करवा सच है, इतना भी टेक्नोलॉजी का दौर आ जाए, बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्र है, बिहार का जो आप कह सकते हैं पिछड़ा क्षेत्र है, वहां तक इलेक्शन कमीशन का पहुंच पाना कठिन हो जाता है। सरकार के लगभग 60 से 75% इलाका जो है बाढ़ प्रभावित है। उन इलाकों में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के अपडेटिंग का काम कैसे करेगी? इससे ये भी हो सकता है कि कई लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, और वो लोग वोटर लिस्ट को कहीं ना कहीं अपडेटेड की जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को अगर नहीं समझ पाए तो उन लोगों को वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। इन तमाम समस्याओं के साथ ही बताते चले कि बिहार में शिक्षा का स्तर भी उतना नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई अपडेट अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए इलेक्शन कमीशन बता देती है कि ये सारे काम, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट बिहार के लोग कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं फिर कभी बात करूंगा साथियों, पूरा आंकड़ा के साथ मैं विस्तार से बात करूंगा। आज की तारीख में मैं कुछ और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ साथियों। बिहार में जो कुल वोटर है उसमें 50% वोटर जो है वो प्रवासी मजदूर है, यानी बिहार का टोटल वोटरों में 50% वोट बैंक प्रवासी मजदूर है। और उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 से 40 के बीच जो बिहार के प्रवासी वोटर है वो करीब 4 करोड़ है, और 20 से 29 साल के बीच के जो प्रवासी वोटर है 1,55,90,000 है, और 30 से 40 साल के बीच की बात करें तो 2,30,00,000 है। बिहार का जो टोटल वोटर है उसके 50% वोट बैंक जो है वो बिहार से बाहर रहता है, वो प्रवासी मजदूर है। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में 50% ऐसे वोटर है जो दूसरे राज्य में रोजगार के लिए गया है, दूसरे राज्यों में काम कर रहा है। थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, उन 50% वोटरों का क्या होगा? वो 50% जो दिल्ली में मजदूरी कर रहा है,
जो हरियाणा में मजदूरी कर रहा है, जो दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहा है, वो वोटर इलेक्शन कमीशन के इस नियम के जरिए, जो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के अपडेटेड का नियम है, उस नियम के तहत अपने आप को कैसे दर्ज करवाएगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें वोटर यहाँ रहता नहीं है। वोटर बस वोट देने के लिए बिहार आता है, उसके बाद मजदूरी के लिए निकल जाता है। बिहार में ट्रेनें नहीं चलती है, बल्कि मजदूर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। बिहार से मजदूर भर भर कर दूसरे राज्य जाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार एक मजदूर स्टेट है। बिहार वो राज्य नहीं है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये राज्य में सारे जो नागरिक है बिहार के, वो बिहार में रहते। बिहार के किसी भी गांव चले जाइए, बिहार के किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, आपको जो युवा आबादी है बहुत कम दिखेगा, क्योंकि युवा आबादी दूसरे राज्यों में गया है काम करने के लिए। ये बिहार की सच्चाई है, जो जिस बात को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मैं और बढ़िया से आंकड़ों को लेके आऊंगा अगले वीडियो में, और बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की तस्वीर क्या है और बिहार किस प्रकार से एक मजदूर स्टेट बनता गया। नरेंद्र मोदी के 11 सालों में आपको बिहार में एक भी इंडस्ट्री नजर नहीं आया होगा। बिहार अगर बर्बाद हुआ तो उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी। 2000 में बिहार का बंटवारा किया गया और बिहार का जितना इंडस्ट्री ले लिया था, वो तमाम इंडस्ट्री जो है वो झारखंड को दे दिया गया, झारखंड में शामिल कर दिया। बिहार के पास झारखंड के बंटवारे के पास बचा क्या? तो जीरो बचा। यानी बिहार को बर्बाद करने का श्रेय आप केवल लालू यादव को मत दीजिए। बिहार को बर्बाद करने के सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने बिहार को बर्बादी के कगार पर धकेल दिया। अटल जी को ऐसे तो बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन अटल जी ने जिस प्रकार से बिहार का विभाजन की, उस कारण से बिहार बर्बाद हुआ। और लालू यादव से पहले बिहार में कौन थे? लालू प्रसाद यादव से पहले जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल को अगर देखिएगा तो जगन्नाथ मिश्रा वो व्यक्ति हैं जो असल मायने में बिहार को बर्बाद किए। बिहार को बर्बादी के असल कारण जो थे वो जगन्नाथ मिश्रा ही थे, जिनके कार्यकाल के दौरान आप कह सकते हैं कि सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी और बची कुछ इंडस्ट्री लालू प्रसाद यादव ने के राज्य में बंद हुआ। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पास बिहार को चलाने के लिए बचा कुछ नहीं था, क्योंकि बिहार को पहले ही जगन्नाथ मिश्रा ने बर्बाद कर दिया। कभी मैं जगन्नाथ मिश्रा की भी स्टोरी बताऊंगा। लालू यादव की कहानियां तो आपने बहुत सुन लिया, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार को बर्बाद करने के सबसे बड़े नायक माने गए। और इसके साथ ही बताते चले कि बिहार को एक व्यक्ति ने बर्बाद नहीं किया, बिहार को बर्बाद करने वाले कई नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें शामिल है, जिन्होंने झारखंड और बिहार का बंटवारा कर दिया। जितना इंडस्ट्री एरिया है सब झारखंड को दे दिए, बिहार को मिला कुछ नहीं। और वहीं से बिहार की बर्बादी शुरू हुई और वहीं से बिहार धीरे धीरे एक मजदूर स्टेट बनता गया। बिहार से लोगों की पलायन शुरू हो गई और नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में पलायन की संख्या इतनी बढ़ गई कि बिहार के कुल वोटरों में 50% जो वोटर है वो दूसरे राज्य में रहते हैं। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार आज के समय में एक मजदूर स्टेट बन चुका है और बिहार की इस बर्बादी की कहानी में जिम्मेदार सब लोग हैं और बिहार की इस बर्बादी के लिए किसी एक को श्रेय नहीं दे सकते। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके साथ मैंने इसी वीडियो में आपसे एक वादा किया हूं कि बिहार के जो सच्चाई है वोटर लिस्ट अपडेटेड से कितनी बड़ी समस्या होगी, उन समान पर एक मैं वीडियो विश्लेषण लेके आऊंगा। मेरा एक और चैनल है इनटॉक, उस पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर भी बिहार की रियलिटी राजनीति का विश्लेषण होता है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और कमेंट पे जरूर बताइए कि बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।